हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे और पीडीएफ अगर आप किसी को चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। और कंपटीशन में भाग लेना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद मुझे एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि कौन कौन कंपटीशन में भाग लेना चाहता है। जो हमारे कंपटीशन में भाग लेगा वो हर महीने कोई ना कोई जीतेगा और वो कोई ना कोई गिफ्ट पाएगा। चलिए टाइम ज़ाया ना करते हुए हम क्वेश्चन पे पहले हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद सारी बातें होती रहेंगी। चलिए, और मेरे क्वेश्चन जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ उसका प्लीज़ मुझे जवाब दिया करें, कमेंट में दिया करिए। अगर देखिए आप क्वेश्चन ढूंढेंगे तो आपको उतना ही आएगा, इसलिए मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ उसका जवाब ज़रूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉक थेरेपी, हम आज पढ़ेंगे शॉक थेरेपी क्या होता है। ठीक है, चलिए। साम्यवादी परिवर्तन के बाद सोवियत संगणराज्य का सत्तावादी साम्यवादी व्यवस्था लोकतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। यानी साम्यवादी जो था वो जो परेशानी जो झेल कर गुजरे, जो भी समस्या से कष्ट से गुजरे जब विघटन के टाइम था, तो उसको ही हम शॉक थेरेपी कहते हैं। रूस, मध्य एशिया गणराज्य पूर्वी रूप से पूर्वी देश के पूंजीवादी की आंखों और संक्रमण का एक खास मॉडल बनाया गया। यानी पूर्वी देश की ओर एक खास मॉडल जो तैयार किया गया संक्रमण का, वो क्या था? शॉक थेरेपी थे। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देश एक मॉडल शॉक थेरेपी कहा गया। यानी किसने इसको डेवलप किया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और विश्व बैंक ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, भूपूर्वी दुनिया दूसरी दुनिया यानी सोवियत संघ के देश में शॉक थेरेपी की गति का गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसी ही थी। हर देश में पूंजीवादी व्यवस्था की और पूरी तरह से मुड़ना था। इसका मतलब था कि सोवियत संघ के दौर की एक संरचना से पूरी तरह से निजात पाना, यानी जो समस्या आई थी उससे पूरी तरह से निजात पाने के लिए को हम क्या कहते थे? शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी सर्वोपरि मान्यता की मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व को माना गया। मिल्कियत का सबसे बड़ा प्रभावी किसको माना गया? स्वामित्व को माना गया। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व ढांचे को तुरंत अपनाने के बाद शामिल थी। सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदला गया। सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदला गया। और किसको बदला गया? निजी फॉर्म को सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदला गया। और पूंजीवादी पद्धति के खेती में शुरू की गई। जो पूंजीवादी जो पद्धति थी वो तो खेती में शुरू की गई। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रण, समाजवाद या पूंजीवाद अतिरिक्त किसी विशेष व्यवस्था का तीसरे रुख को मंजूर नहीं थी। किसको मंजूर नहीं थी? तीसरे रुख को मंजूर नहीं थी। सोवियत संघ के शॉक थेरेपी इन अर्थव्यवस्थाओं को बाहरी व्यवस्था के प्रति सुझाव बुनियादी तौर पर बदल गए।
अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करने की विशाल विकास किया जाता है। इस कारण मुक्त व्यवहार और पूर्ण रूप से बनाना जरूरी माना गया। पूंजीवादी व्यवस्था अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्रा की आपसी परिवर्तन और मुक्त व्यवहार की नीति महत्वपूर्ण मानी जाने लगी। किसको महत्वपूर्ण माना जाने गया? वित्तीय का खुलापन, मुद्राओं का आपसी परिवर्तन और मुक्त व्यापार को क्या माना जाना गया? महत्वपूर्ण माना जाना गया। अंत इस संक्रमण को सोवियत संघ खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिम मुल्कों से जोड़ा गया। देखिए अब क्या हुआ कि वो दूसरे देश से जोड़ने के बजाय वो क्या करते थे, वो डायरेक्ट पश्चिम से जोड़ रहे थे, ताकि जो पश्चिम हमारा देश है वो अमेरिका की तरह हो जाए। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिम अर्थतंत्र के समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेताओं की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों को सहारे इस खेमे के देशों को विशाल का मार्गदर्शन और नियंत्रण करने लगे। देखिए आगे पढ़ते हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम, शॉक थेरेपी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। आगे देखते हैं इसका परिणाम क्या था और क्यों किया गया। मतलब कि इसको शॉक थेरेपी ये चाहती थी कि वो भी अमेरिका की तरह बन जाए, इसलिए ये किसने लागू किया था? विश्व बैंक ने, मुद्रा कोष ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता के उपभोग और उस आदर्श लोग तक नहीं ले गई। इसका सबसे उसके वादा किया था। अनमूल शॉक थेरेपी ने पूरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता बर्बादी की मार झेलने लगी। रूस में तो पूरा का पूरा राज्य नियंत्रण उद्योगिकी ढांचा चरमरा उठा। अब देखिए इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ अर्थव्यवस्था पर, जनता पर और रूस पर कितना बड़ा नुकसान हुआ इस शॉक थेरेपी का। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में कंपनियों को बेचा गया। जो सरकारी थी वो निजी हाथों में आने लग गई थी। आर्थिक ढांचे का यह पूर्ण निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देश औद्योगिक गति के बजाय बाजार के ताकतें तक रही थी। यानी जो अब सरकार के हाथ में थी वो अब सरकार की कंपनियों के हाथ में नहीं थी, वो अब निजी हाथों में आ चुकी थी और उनकी किसकी ताकत बन गई थी? निजी के लिए। इसलिए यह कदम कभी उद्योगों को मिट्टिया मेल करने वाला साबित हुआ। यानी जो शॉक थेरेपी थी क्या साबित हुआ? मिट्टिया मेल करने वाला। जो उद्योग थे उन सबको क्या करने वाला साबित हुआ? मिट्टिया मेल करने वाला। चलिए आगे देखते हैं। इनमें इतिहास की सबसे बड़ी जगह सेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करने आंकी की गई और उन्हें पौने दामों में भी बेचा गया। देखिए कितना नुकसान हुआ था लोगों का।
कि देखिए अब औने पौने दामों में ही बेच दिया गया। क्यों? क्योंकि लोग बर्बाद हो चुके थे। कहते हैं ना कि भूख न जाने झूठी बात, वही वाली बात हुई कि जैसे इंसान को जब बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी तो इंसान सोचता था कि कुछ भी हो जाए, कितना भी कम से कम दाम मिल जाए, मिल तो जाए। उनको ये था, मिल तो गया ना इस बात में, क्योंकि वो उनको ये पता था कि बर्बाद होने से ये ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। बाकी महाबिक्री के में भारत लेने के लिए काफ़ी नागरिकों को अधिकांश पत्र दिए गए, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथ में बेच दिया था। अब वो भी क्या करें, जब सब बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गए, तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं से तो भाई फ़ायदा उठाना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपना जो पत्र था वो किसके हाथों में भेज दिया, वो काला बाजारियों के हाथ में भेज दिया, क्योंकि इन्हें धन की ज़रूरत थी। देखो मैंने वही बात कही और वही बात बोला है कि क्या किसकी ज़रूरत थी, धन की ज़रूरत थी। आगे देखिए, रूस मुद्रा रूबर। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है कि रूस की मुद्रा कौन सी थी। रूस की मुद्रा रूबर थी और यूरोप की मुद्रा क्या थी, यूरो थी। चलिए आगे देखते हैं। रूस की मुद्रा रूबर के मूल्य को नाटकीय ढंग से गिरावट आई, यानी उसमें बहुत ज़्यादा, रूस की जो मुद्रा थी उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। मुद्रास्फीति इसकी ज़्यादा से इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों को की जमा पूंजी जो थी वो ख़त्म हो गई। अब देखिए, अब लोगों की जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई, उनकी सारी चीज़ें औने पौने दामों में बिक गई, तो इंसान क्या करता, सोचिए क्या। उनको जो समझ में आया उन्होंने वो किया। चलिए आगे देखते हैं। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी और लोग अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही थी। रूस के खाद्यान्न का आयात करना जरूर किया और 1999 में वास्तविक घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे थे, मतलब बहुत गिरावट आ चुकी थी। पुराना व्यापारिक ढांचा टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस शॉक थेरेपी से। वो देखिए जैसे कि वहाँ के जो नेता थे वो भी यही चाहते थे कि सोवियत संघ ना टूटे। उन्होंने इसलिए बहुत सारे कानून बनाए, लेकिन उनका भी जिस तरह से नुकसान हुआ उसी तरह जब शॉक थेरेपी आई तो उसमें भी कोई खास उन प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे कि लोगों और जनता को कोई मदद मिल सके, कुछ नहीं हुआ। इसलिए इसमें इतना नुकसान हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे, बहुत ज़्यादा मितिया मील हो चुके थे। और ये जो है, इन्होंने लोगों को ऐसा हालत कर दिया कि वो हर चीज़ बेचने को तैयार थे। इतनी समस्या आ गई थी उस वक्त। इतनी ज़्यादा समस्या में कैसे इंसान रह रहे थे वो तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। बस यही बात है कि इंसान को उस टाइम कैसे जी रहे होंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट ये आगे देखेंगे। अब ये जो है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, शॉक थेरेपी क्या है। और शॉक थेरेपी भी आती है और इंसान को याद रखना चाहिए, आपको भी याद रखना चाहिए अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। अगर जो भी आपको समझ में ना आया हो तो मुझसे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और कोई वीडियो आपसे ना छूटे। देखिए 12th क्लास है तो 12th क्लास में कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। देखिए पढ़ने लिखने और भी काम, खेलने मस्ती करने का दिन तो बहुत है, लेकिन पढ़ने का यही दिन है, यही आपका आखिरी साल है। इसके बाद तो फिर आपको
फिर आपको कोई नहीं बोलेगा पढ़ने के लिए। इसलिए ध्यान दीजिए। सब बच्चे, मैं सबसे कहती हूँ, जिस स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ बैठी हूँ, आप सब मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरी जिम्मेदारी हैं पढ़ाने की, आपके अच्छे नंबर आने के मेरी जिम्मेदारी है। ना समझ में आए तो पूछिए। वीडियो अगर कुछ समझ में आया दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ना तब भी ना आए तो मुझसे पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पूछिए तो सही, मैं आपको बताऊंगी। जिस आपका एक भी नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे भी 95 प्लस आए थे पॉलिटिकल में, और इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि जो मुझसे पढ़े वो भी इससे ज़्यादा नंबर लाए। मैं तो कहूँगी टॉप करे मेरे चैनल वाले। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कुछ समझ ना आए तो मुझसे दोबारा पूछिए, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी तरह और बच्चों की मदद हो सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।